Hello everybody, मेरा नाम है कुमार गौरव प्रेम एंड आई एम योर सोशल गुरु। आई वेलकम यू ऑन टू योर वेरी ओन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां मैं एक बार फिर हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का सेशन काफी ज्यादा शानदार और दमदार होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ। बट बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई कंटेंट, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मच मोर गुड कंटेंट for the next time. So without any delay, let's dive into our new topic. तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। और टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसकी दीवानी पूरी दुनिया है, इंक्लूडिंग मी एंड यू आल्सो। और उस टॉपिक का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो इस पूरे चैप्टर में हम मनी के रोल के बारे में पढ़ेंगे, मनी क्यों एक्सेप्टेबल फॉर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्रेडिट से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है तुम अच्छे से समझना, ताकि तुम अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के जर्नी को एक स्टेप और आगे लेकर के जा सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का इस्तेमाल कैसे हम किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए कर सकते हैं, और कैसे मनी हमें एक कमोडिटी को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। सो लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा टॉपिक कुछ कह रहा है कि द यूज ऑफ मनी स्पेंस अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यानी जो मनी है वो हमारे दैनिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम दिन भर में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें से बहुत सारे काम ऐसा होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बिना मनी के वो काम होना पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से बिना मनी के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मनी स्पेंस ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर वेरी एवरीडे लाइफ। बट इसके कुछ रोल भी है जो हम थोड़े ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला रोल है कि गुड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड, यानी कि मनी के इस्तेमाल से जो है हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं या कोई भी सामान बेच सकते हैं। सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज, मनी के इस्तेमाल से हम कोई भी सर्विस एक्सचेंज ले सकते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जाना है तो डॉक्टर हमें अपना सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके बिहाफ पे हम उसे पैसा देते हैं। कोई टीचर से अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो टीचर अपना सर्विस दे रहा होता है और उसके बदले हम उन्हें अपनी फी देते हैं, जो कि एक मनी के फॉर्म में दी जाती है, और सर्विस को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो ये दो रोल है। तीसरा रोल है कि देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, यानी तीसरा पॉइंट हमें ये बतलाता है कि हम कोई गुड्स और कोई सर्विस एक्सचेंज तो कर पा रहे हैं, बट एट प्रेजेंट टाइम कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रॉमिस किया गया है कि मनी हम बाद में पे कर देंगे। और इसी फेनोमेना को कहा गया है क्रेडिट, यानी कि उधार। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमें इंडिकेट कर रहा है क्रेडिट टॉपिक के पीछे, कि मनी जो है एट प्रेजेंट में नहीं दी जा रही है, बल्कि उसके जगह पर एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि मनी जो है बाद में पे कर दिया जाएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मनी के क्या रोल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मनी के फॉर्म में क्यों होते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो क्या मैं कोई सामान ये पेन देके क्यों नहीं खरीद सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जो कोई बॉटल है तो क्या मैं कोई सामान वो बॉटल देके ही क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। मनी ही क्यों, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए मनी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो द रीजन क्या है, द रीजन इज वेरी सिंपल। A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनी एक कॉमन यूनिट है जो हर किसी के पास अवेलेबल होगी, और उस कॉमन यूनिट का इस्तेमाल करके हम कोई भी सामान या कोई भी सर्विस आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये पेन देके कोई सामान खरीदना चाहता हूँ तो हो सकता है सामने वाले को उस पेन की कोई नीड ना हो, तो वो सामान बेचने से मना कर सकता है, वो सर्विस देने से मना कर सकता है। लेकिन मनी एक कॉमन यूनिट है तो वो उससे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी मदद से वो भी आगे फिर कोई दूसरा सामान या कोई दूसरा सर्विस एक्सचेंज कर सकता है। तो यही रीजन है कि मनी ही इसलिए ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वो एक कॉमन यूनिट है। तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देता हूँ, ये बात तुम्हें याद रखनी है कि मनी इज अ कॉमन यूनिट जो कि हर किसी के पास अवेलेबल हो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा
कि मनी के क्या रोल होते हैं और व्हाई मनी इज ऑलवेज यूज्ड इन ट्रांजैक्शंस। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो देखते हैं कि ये एग्जांपल हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो हम एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लेंगे। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय वीट, यानी जो शू मैन्युफैक्चरर है वो अपने शूज को मार्केट में बेचना चाहता है और उसके बदले उसे व्हीट चाहिए, यानी कि गेहूं चाहिए। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द व्हीट। ठीक है, तो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो अब उसने जो शूज बनाया है उसको वो मनी के बदले बेच देगा और फिर उसी लिए गए मनी से वो बाद में क्या कर पाएगा, व्हीट खरीद पाएगा। लेकिन आगे कहता है, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat but also wants to buy the shoes in exchange। लेकिन वही वो हमें समझाना चाह रहा है कि तुम सोचो, अगर उस शू मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट व्हीट के साथ डील करना पड़ता और बीच में कोई कॉमन यूनिट यानी कि मनी नहीं होता, तो फिर उसे कितनी मुश्किलें होती। उसे दिन भर लग जाता ढूंढने में एक ऐसा व्यक्ति जो गेहूं देता और शूज को एक्सेप्ट करता। तो इस वजह से ही मनी को इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि वो कॉमन यूनिट है, कोई भी उसे आसानी से ले लेगा। लेकिन अगर हम उसे किसी सामान के बदले एक्सचेंज करना चाहे तो फिर वो सामने वाले के मूड पे डिपेंड करता है कि वो उसे लेगा या नहीं। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी सामान के बदले किसी चीज को एक्सचेंज करना चाहता है तो उसे एक फीचर के नाम से हम जानते हैं और वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है, तो उसे और डिटेल में समझेंगे। What a person desires to sell is exactly what other wishes to buy। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि जो तुम बेचना चाह रहे हो सामने वाला एग्जैक्टली वही सामान खरीदना चाह रहा है। तो ये एक डबल कोइंसिडेंस है, यानी दोनों साइड से कोइंसिडेंस है, इस वजह से इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature। तो तुम डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स को बार्टर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हो, जहां पे सामान एक दूसरे से खरीदे जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, यानी इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सामने वाले के पास जो सामान है वो मैं ले लूंगा और मेरे पास जो सामान है वो मेरे सामने वाला ले लेगा। इसे या तो तुम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स भी बोल सकते हो या फिर तुम इसे बार्टर सिस्टम भी बोल सकते हो। बट मनी एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लेकिन वही बात है कि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो ये प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। कई बार इसमें 3-4 दिन भी लग जाते हैं और हो सकता है जिस चीज के लिए हम निकले थे उसकी नीड भी खत्म हो जाए। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसे ही सॉल्व करता है मनी। और वो डबल कोइंसिडेंस वांट्स के नीड्स को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है, साइड कर देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी सामान को एट प्रेजेंट मोमेंट पे खरीद सके या बेच सके। तो अभी तक हमने पढ़ा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी का इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी कमोडिटीज या किसी भी सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं और क्यों हमें सिर्फ मनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाकी दूसरे प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं। लेकिन अब आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसका मतलब है कि मनी हमेशा से एक जैसे नहीं थे। विद टाइम मनी का भी एवोल्यूशन हुआ है और मनी के भी डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिले हैं, जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं ये टॉपिक हमें क्या कहना चाह रहा है। वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। तो अभी एक हमने जस्ट पढ़ा है कि मनी एक मीडियम के तौर पे एक्ट करता है एक ट्रांजैक्शन के बीच में, मतलब कोई भी सामान खरीदने या बेचने में काम आने वाली जो चीज है वो है मनी। बट बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। लेकिन अभी हमारे पास पैसे हैं या सिक्के हैं या नोट है, लेकिन जब ये सब नहीं हुआ करता था तो पहले के टाइम पे बहुत सारी चीजों को हम मनी के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। तो चलो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें थी। सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी, यानी इंडियंस जो है बहुत पहले के टाइम पे उनके पास जो अनाज होता था या उनके पास जो पशु हुआ करते थे, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इन सभी का इस्तेमाल करते थे मनी के फॉर्म में। मतलब अगर किसी से कुछ सामान खरीदना है तो उसे 10 किलो अनाज दे दिया, या अगर किसी से कोई जमीन खरीदनी है तो उसके बदले गाय या भैंस दे दी। तो पहले जब मनी नहीं हुआ करते थे तो इंडियंस इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे।
Thereafter came the uses of metallic coins, gold, silver, copper coins, which was a phase which continued well into the last century. और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो कॉइन्स ने इनकी जगह ले दी, चाहे वो गोल्ड के बने हुए कॉइन्स हो, सिल्वर के बने हुए कॉइन्स हो या कॉपर के बने हुए कॉइन्स हो। और मेडाइवल टाइम पीरियड पे जब किंग्स हुआ करते थे तो उस टाइम पे ये हुआ करते थे और कंटिन्यूड वेल टिल द लास्ट सेंचुरी, यानी पिछले सेंचुरीज तक इन कॉइन्स का इस्तेमाल होता आया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। बट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे इट वाज अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है करेंसी, यानी आज के टाइम पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है करेंसी। और करेंसी में हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहला है पेपर नोट्स और दूसरे हैं कॉइन्स। तो ये है मेरा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। और दूसरा एक और फॉर्म है जिसको हम बहुत डिटेल में आगे टॉपिक में समझेंगे, जो कि है हमारा डिपॉजिट एंड चेक्स। तो पिछले स्लाइड में मैंने तुम्हें जो बताया वो थे हमारे अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी, और इस स्लाइड में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में याद रखना है, एक तो होती है करेंसी जो आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेपर नोट्स एंड क्वाइंस, और दूसरे होते हैं हमारे डिपॉजिट एंड चेक्स। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे करेंसी क्या होती है और उसका डेफिनेशन और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो लेट्स discuss what is currency. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. यानी पिछले जमाने के जो हमारे करेंसी हुआ करते थे या जो कॉइन्स हुआ करती थी वो किसी प्रेशियस मेटल्स की बनी हुई होती थी, जैसे गोल्ड और सिल्वर की। लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है वो किसी प्रेशियस चीज से बना हुआ नहीं है, बल्कि पेपर नोट्स होते हैं, कागज की बनी हुई मनी है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे वर नीदर ऑफ एवरीडे यूज। और हम जो ग्रेन का इस्तेमाल कर रहे थे, कैटल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल हुआ करती थी और मतलब उनका अपना खुद का यूज हुआ करता था। लेकिन ऐसा आज के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में हमें दो चीजें याद रखनी है कि ना तो ये किसी प्रेशियस मेटल से बने हुए हैं और ना ही ये हमारे ग्रेन्स या कैटल्स की तरह एवरीडे यूज के चीजें हैं। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है इसका अपना खुद का ही एक यूज है जो सिर्फ ट्रांजैक्शन में काम आता है। मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन का मतलब है कि अगर मान लो ग्रेन का तुम मनी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो उस ग्रेन को हम खा सकते हैं। कैटल का इस्तेमाल अगर मनी के फॉर्म में कर रहे हो तो वो भी ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बाकी के कामों में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर मनी का इस्तेमाल अब मनी के फॉर्म में नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बस एक कागज का टुकड़ा है जिसे कोई भी नहीं पूछेगा। ना तो हम उसे खा सकते हैं और ना ही हम उससे कोई काम कर सकते हैं। हाँ, टिश्यू पेपर जरूर बना सकते हैं, बट स्टिल जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसका अपने काम के अलावा और दूसरा कोई भी यूज नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर इसका अपने अलावा कोई यूज नहीं है तो फिर भी अभी तक हम इसे एक्सचेंज के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों नहीं? हम एक ऐसी चीजें क्यों, मतलब क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हमें मजबूर कर रही हैं कि हम इसे ही इस्तेमाल करें और कोई दूसरी चीज को एज अ फॉर्म ऑफ मनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो ये स्लाइड हमें समझाएगा कि अभी भी जो है हम मनी का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखते हैं कि क्या समझाना चाहता है। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of India। ठीक है, तो अब जो है दुनिया बदल चुकी है, दुनिया को चलाने का काम गवर्नमेंट का है। तो मनी का इस्तेमाल हम एक्सचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल्स बनाए हैं हमें उस रूल्स के अंदर रह करके ही काम करना है। तो क्योंकि मनी को भी ऑथराइज उन्होंने किया है तो हमें उसका ही इस्तेमाल करना है। India, the Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of the central government। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो हर काम के लिए उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो करेंसी के इस्तेमाल के लिए या मनी के इस्तेमाल के लिए उन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाया है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उनके बिहाफ पे करेंसी नोट्स या कॉइन्स जो है इंडिया में जारी करती है, जिसका इस्तेमाल हम ट्रांजेक्शन के लिए करते हुए आ रहे हैं। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency। और खास बात यह है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकती है। उसके अलावा ना तो किसी इंडिविजुअल को और ना ही किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पावर है कि वो करेंसी को जारी कर सकती है। अगर करती है तो दैट विल बी नॉट काउंटेड एज वैलिड
और अगर तुम इसको यूज करते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हारे ऊपर केस या लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडिया। यानी कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जारी करती है तो उसके साथ वो लॉ भी बना देती है जो ये लीगलाइज कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करना चाहता है तो उसमें वो इस करेंसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसे एक्सेप्ट करना होगा। मतलब वो अपने मन से किसी नई चीज को करेंसी नहीं बना सकता है। जिसे करेंसी के तौर पे लीगलाइज किया गया है वही चीजें सिर्फ ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाएंगी, उसके अलावा और कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूजेस अ पेमेंट मेड इन रुपीज। तो वही बात फिर से बोल रहा है कि अगर कोई चीज जारी कर दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो सिर्फ उसी का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए किया जाएगा, उसके अलावा और कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर सामने वाला अगर रिजेक्ट कर रहा है रुपी के ट्रांजैक्शन को तो यू कैन टेक लीगल एक्शन। तो पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा था मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का फर्स्ट पार्ट जिसमें आए थे हमारे करेंसी जिसके अंदर शामिल थे पेपर नोट्स और कॉइन्स। अब हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के दूसरे पार्ट में देखेंगे जिसमें आता है हमारा डिपॉजिट एंड चेक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपॉजिट्स को। तो देखते हैं कि डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। The other form in which people have hold money is as deposits with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. तो जो दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है उसे हम डिपॉजिट बोलते हैं, जो कि अक्सर कोई इंसान बैंक के साथ रखता है। मतलब अगर किसी इंसान को कोई सैलरी मिलती है या पैसे दिए जाते हैं, एट पॉइंट ऑफ टाइम इसे सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही पैसों की जरूरत होती है, तो उन पैसों को साइड कर लेता है और बाकी सारे के सारे पैसे को वो क्या करता है, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है। और वही डिपॉजिट को हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के तौर पे जानते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट था डिपॉजिट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि डिपॉजिट क्या होता है। तो अभी मैंने जस्ट तुम्हें समझाया कि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पीपल को बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है, कुछ ही पैसों की जरूरत होती है। तो बाकी के जो पैसे बचते हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। तो दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो बाकी के जो पैसे होते हैं उसे वो क्या करते हैं, एक अपने नाम से खाता खुलवा लेते हैं बैंक के अंदर और बाकी सारे पैसों को वो वहां पे जमा कर देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो बैंक जो है उनके पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है और समय समय पे कुछ अमाउंट जो है एज ए इंटरेस्ट के तौर पे भी पे करती है। तो इसका मतलब बैंक में अगर तुम पैसा जमा करते हो तो समय समय पे वो पैसा बढ़ेगा क्योंकि बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही होती है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने बैंक में पैसा जमा कर दिया है तो वो पैसा बैंक का हो गया है। वो अभी भी तुम्हारा पैसा है और तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी, जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तुम उस पैसे को बैंक से निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अनलेस अगर कोई क्राइटेरिया सेट ना हो तो उसके हिसाब से तुम्हें जितनी जरूरत है उतने पैसे तुम वहां से निकाल सकते हो। And last, since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit। तो इसी खासियत की वजह से कि जब तुम्हारा डिमांड हो, जब तुम्हें जरूरत हो और तुम पैसों को विड्रॉ कर सकते हो तो डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये डिमांड डिपॉजिट या डिपॉजिट क्या होता है। अब अगले स्लाइड में हम बात करेंगे चेक्स की। तो सामने स्क्रीन पे तुम्हें चेक की एक पिक्चर दिखाई पड़ रही है और ये चेक का जो ये पिक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई बार ये चेक भी जो है तुम्हारे एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर के जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम चेक के इन डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। तो सामने में तुम्हें ये चेक दिखाई पड़ रहा है, ये चेक जो है प्रेम कुमार के नाम से है और 57,000 रुपीज जो है उसके 10 तारीख को दी गई है। तो इसमें से कुछ ऐसे एरियाज हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे ये अकाउंट नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो यूजुअली एक बड़े ब्लैक में जो बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं वही होते हैं हमारे अकाउंट नंबर। फिर यहाँ नीचे सेक्शन में जो है तुम्हें ब्रांच का लोगो यानी कौन सी बैंक से है वो और उसके ब्रांच डिटेल और कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें याद रखने हैं कि बैंक के अकाउंट नंबर कहाँ होते हैं और बैंक का नाम और उसका ब्रांच कोड भी दिया होता है। सबसे नीचे में जो तुम ये थोड़ा सा प्रिंटेड या टाइल्ड फॉर्म में देख पा रहे होगे, अगर तुम चेक्स को छूओगे तो ये थोड़ा बहुत उभरा हुआ होता है। तो ये सेक्शन जो है हमारा चेक नंबर कहलाता है। हर चेक पेजेस के अपने अपने नंबर होते हैं और लास्ट में यहाँ पे
कोडिंग कोड्स दिए हुए होते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बैंक्स कर सकते हैं, ये हमारे यूज के लिए नहीं होते हैं। तो इस चेक के सीन को और इस चेक के पिक्चर को अच्छे से देख लो और इसे अच्छे से समझ लेना है, ताकि अगर एग्जाम्स में पूछा जाए तो तुम वहां इसे अच्छे से डील कर सको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। तो इस स्लाइड में हम चेक्स की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार चेक्स के डेफिनेशंस भी आ जाते हैं, तो चलो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो a check is a written, signed and dated order instructing a bank to pay a specific sum of money from the account holders to account holders account to a named person or entity acting as a secure negotiable substitute for the cash for transactions। इसका मतलब है कि चेक जो है एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है बैंक्स को कि मेरे अकाउंट से, यानी मैंने वहां पे जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उस व्यक्ति को मेरे अकाउंट से जितना पैसा उसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसको पे कर दे। बेसिकली चेक एक पेपर होती है जो बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि मेरे अकाउंट से जिस भी व्यक्ति का नाम वहां लिखा हुआ है और जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो उसको दे दे एज ए फॉर्म ऑफ कैश के तौर पे। तो यही था हमारा चेक्स का डेफिनेशन और इसी के साथ खत्म होता है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो आई होप अभी तक सबको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं। लेट्स रिवाइज इट फॉर वंस मोर कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पे हमारे पास दो फॉर्म्स है। एक है करेंसी जिसमें आते हैं हमारे पेपर नोट्स और क्वाइंस, और दूसरे साइड है हमारा डिपॉजिट एंड चेक्स। तो इतना दूर पढ़ने के बाद अब हम समझेंगे लोन एक्टिविटीज बाय बैंक्स, यानी कि बैंक जो है लोन एक्टिविटी कैसे करती है। तो पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि लोगों के पास जो एक्स्ट्रा कैश होता है वो एक बैंक में अकाउंट खुलवा करके वो सारा पैसा बैंक में जा करके जमा कर देते हैं, और बैंक जो है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी देती है। तो क्या बैंक हमारे रिश्तेदार लगते हैं जो वो फ्री ऑफ फंड में जो है इंटरेस्ट देते हैं? तो नहीं। तो इस टॉपिक को मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देती है और जो वो पैसा हमने बैंक में जमा किया है उसके साथ बैंक्स क्या करते हैं। तो पहले तो हम बैंक्स के डिपॉजिट और कैश के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन एज कैश, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ their deposit as cash with themselves. For example, in India these days banks hold about 15% of their deposit. तो बैंक में जो पैसा तुम जमा करते हो बैंक उसका एक बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन अपने साथ रखती है और बाकी के पैसों को वो किसी दूसरे काम में लगाती है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के जो बैंक्स होते हैं वो अपने साथ जमा किए गए पैसे का सिर्फ 15% ही रखते हैं, और बाकी के सारे पैसे के साथ वो क्या करते हैं वी विल फाइंड आउट इट लेटर। ठीक है, तो समझ जाना है कि बैंक जो है पूरा पैसा अपने साथ कभी नहीं रखती। दिस 15% इज केप्ट एज अ प्रोविजन, यानी कि वो जो बचा हुआ 15% है वो अपने साथ क्यों रख रही है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने बैंक में अपना पैसा जमा किया है, टाइम टू टाइम हमें कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर बैंक अपने साथ वो पैसा नहीं रखेगा और हम निकालने जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो वो 15% जो बैंक अपने साथ रखती है वो इसीलिए रखती है कि डेली बेसिस पे जो कस्टमर्स आते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए तो उनको वो पैसा मिल सके, इसीलिए वो सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट अपने साथ रखती है। हालांकि ये 15% तुम्हें कम लग रहा है, लेकिन बैंक के हिसाब से ये 15% भी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। Since on any particular day, only some of its many depositors comes to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेली बेसिस पे हजारों की संख्या में लोग तो नहीं बैंक जाते हैं पैसा निकालने के लिए। 100 500 इस तरीके से कुछ लोग जाते होंगे। इस 15% पैसे के साथ जो है बैंक उनको मैनेज कर लेता है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बाकी के बचे हुए पैसे के साथ बैंक्स क्या करते हैं। तो आखिर ये स्लाइड आ ही गई है जिसमें हम समझेंगे कि बाकी के बचे हुए पैसे के साथ बैंक्स क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली तुम्हें भी अब आइडिया मिल ही चुका है कि जो बचा हुआ पैसा होता है बैंक उसे लेंड कर देती है एज लोन टू द बोरोवर्स हु आस्क फॉर इट, यानी कि जो भी व्यक्ति पैसा खोज रहे होते हैं, पैसे की उन्हें जरूरत होती है किसी न किसी कारण के लिए, तो बैंक यही एक्स्ट्रा कैश जो हम डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे को लेंडिंग प्रोसेस में लगा देती है। तो चलो देखते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या समझा रहा है। Banks use the major portion of the deposit to extend loans. There is a huge demand for loans for the various economic activities. यानी हमारे बचे हुए पैसे को बैंक लोन की एक्टिविटीज में लगा देती है, क्योंकि आजकल इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो लोन के डिमांड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से बैंक उन सारे लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जिसे उसकी जरूरत होती है। Banks make use of the deposit to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of these funds.
तो सबको याद रखना है। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, मीडिएट करने का काम करता है, किसके बीच में, जिसके पास सरप्लस फंड होता है और जिसके पास उसकी जरूरत होती है। तो सरप्लस फंड वालों से पैसा लेकर के बैंक उसे क्या करती है, जिसे उसकी जरूरत होती है उसके पास वो उसे दे देती है। तो इसे ही हम कहते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। तो अब हम इस टॉपिक में समझेंगे कि बैंक इतना समाज सेवा क्यों कर रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ी है कि किसी का पैसा लेके अपने साथ सेफली सुरक्षित रखे और उस पैसे को किसी को मदद करके दे दे ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। तो इसमें कोई समाज सेवा नहीं है, बैंक्स का इसमें अपना खुद का प्रॉफिट है, क्योंकि बैंक्स ऐसे ही पैसा कमाती है और उसी कमाए हुए पैसे में से थोड़ा सा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर्स को दे देती है जिन्होंने अपने पैसे उनके अकाउंट में जमा कर रखे हैं। तो चलो इसे आसानी से समझते हैं। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज ऑन द बोरोवर्स, मतलब सेम वही बात बोल रहा है कि तुम जब पैसे बैंक में जमा करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट काफी कम होता है। लेकिन अगर तुम बैंक से पैसे लेते हो तो फिर बैंक तुमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है और वहां पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो इधर लो इंटरेस्ट और इधर हाई इंटरेस्ट, तो उन दोनों को अगर हम डिडक्ट कर दे तो उसमें जो बच जाता है वही बैंक्स के इनकम होते हैं। हालांकि तुम्हें इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि अमाउंट काफी ज्यादा बिगर होते हैं। तो याद रखना है कि डिपॉजिटर्स से को जो इंटरेस्ट दिए जाते हैं वो काफी अलग होते हैं और बोरोवर्स को जो इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो काफी ज्यादा हायर होते हैं। और इसी के डिडक्शन के बीच में बचा हुआ अमाउंट से बैंक अपना पैसा कमा लेती है और यही उसका सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था मनी के रोल के बारे में कि मनी कैसे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं। पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि कैसे मनी जो है बैंक में जमा किए जाते हैं और उस पे भी इंटरेस्ट दिया जाता है और कैसे बोरोवर्स को भी मनी दिए जाते हैं। तो दिया जाना जो प्रोसेस है वही कहलाता है क्रेडिट। तो इसीलिए हमारा अगला टॉपिक होने वाला है जो कि क्रेडिट से जुड़ा हुआ होगा। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो इस टॉपिक में हम क्रेडिट के दो डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जीवन को काफी ज्यादा शानदार बना सकता है, काफी ज्यादा पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया तो ये हमें डुबा भी सकता है और बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो आगे के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि क्रेडिट के दो डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं। क्रेडिट के डिफरेंट रोल को समझने से पहले क्रेडिट का डेफिनेशन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो देखते हैं क्या है। Credit refers to an agreement where the lender supplies the borrower with money, goods, or services in return for the promise of future payment. Whether credit is useful or not depends on the risk and the outcome. तो क्रेडिट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लेंडर बोरोवर को या तो मनी या तो कोई सर्विस या कोई गुड्स देता है एक प्रॉमिस के बदले कि वो बाद में इस चीज का पेमेंट कर देगा। अब क्रेडिट सही होता है या नहीं ये रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है और सामने वाले के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सही व्यक्ति होगा तो वो जरूर तुम्हें पेमेंट बाद में कर देगा, लेकिन अगर सही व्यक्ति नहीं होगा तो फिर क्रेडिट रिस्कफुल भी हो सकते हैं। तो आई होप तुम्हें क्रेडिट का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट्स पॉजिटिव रोल एंड नेगेटिव रोल। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रोल की बात करेंगे, जहां हमारे सलीम भैया की कहानी हमारे एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो इस एनसीईआरटी बुक की इतनी बड़ी कहानी को मैं तुम्हें काफी ज्यादा शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो सलीम जो है एक शू मेकर है और कोई खास अच्छा शू मेकर नहीं है, लेकिन एक टाइम पे उसे जो है बहुत अच्छा ऑर्डर मिलता है काफी ज्यादा शूज बनाने का। अब क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अच्छा ऑर्डर मिलता है लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उतने सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सके। तो वो डिसाइड करता है कि वो बैंक जाएगा और बैंक से लोन लेगा और लोन लेकर के सामान बनाना स्टार्ट करेगा। एज इट इज वो सलीम बैंक जाता है, बैंक से लोन लेता है और लोन लेने के बाद जो है वो सारे ऑर्डर को कंप्लीट करता है और ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद वो 1 महीने के बाद उसे सही समय पे डिलीवर कर पाता है। डिलीवर करने के बाद जो उसे पेमेंट मिलता है उस पेमेंट से वो धीरे धीरे करके अपना लोन भी चुका देता है और अब वो पहले से बेटर कंडीशन में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल निभाया है, पहले से जो उसका सिचुएशन था उस सिचुएशन से इसको बाहर लाके और आगे पहुंचाया है। और अगर कंटिन्यू वो इसी तरीके से क्रेडिट का इस्तेमाल करता रहेगा तो आगे में सलीम का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डेफिनेटली बेटर हो जाएगा।
तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट का पॉजिटिव रोल क्या होता है। In this case, credit helped to increase earnings and the person is better off than before. Obvious सी बात है कि सलीम की कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो उसे पेमेंट मिला है, उससे उसने अपना डेब्ट भी पे ऑफ कर दिया है और बचे हुए पैसे से वो एक नया करियर या अपने ही इसी कंडीशन को वो और आगे बेहतर कर पाया है। तो क्रेडिट प्लेज अ पॉजिटिव रोल हियर। अब हम बात करेंगे सपना दुखियारी की कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रेडिट के नेगेटिव रोल की। तो स्वप्ना जो है वो एक फार्मर है और वो फार्मर जो है वो अपने खेतों में ग्राउंडनट उगाया करती है 3 एकड़ के जमीन पे। लेकिन फ्यूचर में वो डिसाइड करती है कि वो जो है एक बड़े एरिया पे या थोड़ा ज्यादा अच्छा फसल उगाएगी मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स का इस्तेमाल करके। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो स्वप्ना डिसाइड करती है कि वो गांव के मनी लेंडर के पास जाएगी और मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लेकर के वो अपना ये कल्टीवेशन प्रोसेस आगे बढ़ा पाएगी। तो सेम वो मनी लेंडर से उधार ले आती है और अपने खेत में काम करने लग जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वप्ना की जो फसल है उस साल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और खराब हो जाती है और उससे जो उसकी इनकम होती है वो इतनी एडिक्वेट नहीं होती है कि वो अपना लोन चुका सके। तो इस वजह से जो है स्वप्ना एक और लोन लेती है और वापस से उस काम में लग जाती है। लेकिन इस बार भी जो उसका प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से वो कुछ खास पैसा नहीं जमा कर पाती है और अपना लोन एक बार फिर से पे ऑफ नहीं कर पाती है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि अपने लोन को पे करने के लिए सपना बार बार ये साइकिल रिपीट करेगी और बार बार इसी साइकिल के रिपीट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप। यानी सपना जो है कर्ज के जाल में फंसती जा रही है क्योंकि पहला कर्ज को चुकाने के लिए वो दूसरा कर्ज ले रही है, दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए वो तीसरा, और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो क्रेडिट था यहाँ पे एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और स्वप्ना का जो कंडीशन पहले था उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच चुका है। तो यही मुझे समझाना था कि अगर क्रेडिट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है और अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाएगा तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो ज्यादातर जो लोन है रूरल एरिया में क्यों लिए जाते हैं? क्रॉप्स के प्रोडक्शन को करने के लिए, क्योंकि रूरल एरिया एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है। वहां पे इतने ज्यादा दूसरे काम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो वहाँ के व्यक्ति जो लोन लेते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए ही लोन लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स। मतलब इन सारे कामों के लिए जो है वहाँ के किसान लोन लिया करते हैं। There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buys his inputs and when they sell the crop. तो जब वो लोन लेते हैं तो लोन को लेने से लेकर के चुकाने का जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ 3 से 4 महीने का होता है। तो अगर इस 3 से 4 महीने में वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा पाते हैं तो ही वो इस लोन को पे ऑफ कर पाएंगे, वरना ये क्रेडिट जो है उन्हें नेगेटिवली अफेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। Farmers usually take crop loans at the beginning of the season and repay the loan after the harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the income from the farming. वही बात है कि जब वो सोइंग का टाइम पीरियड यानी बीज बोने का टाइम होता है उसी टाइम क्रेडिट लेते हैं और उसको हार्वेस्ट के बाद पे कर देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उनके इनकम के ऊपर कि उन्होंने कितना इनकम कमाया है, तभी वो उसे पे ऑफ कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव रोल कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो ये नेगेटिव रोल कहलाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और अभी तक तुम्हें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक हमने पढ़ा था लोन एक्टिविटीज बाय बैंक्स, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, और अब बारी आ गई है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि अगर तुम्हें उधार लेने हैं तो उसके क्या नियम और शर्तें हो सकते हैं। तो चलो समझते हैं कि क्या होते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Every loan agreement specifies an interest rate that borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal, the original amount। यानी कि क्रेडिट का सबसे पहला टर्म यही होता है कि जब भी कोई लेंडर किसी बोरोवर को मनी या कोई भी सामान देता है तो उसके बदले वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसे बोरोवर को देना ही पड़ता है। ये याद रखना है, सबसे पहली शर्त ही यही होती है कि अगर कोई कोई सामान दे रहा है तो उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चार्ज किया जाएगा जिसे बोरोवर को पे करना ही पड़ेगा। In addition, lenders may demand
कोलैटरल अगेंस्ट लोन्स। हो सकता है कि अगर किसी कोई लेंडर को भरोसा ना हो कि तुम जो है बाद में वो इंटरेस्ट दोगे या बाद में ये मनी रीपे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उसके बदले वो तुमसे कुछ कोलैटरल भी मांग सकता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि कोलैटरल का मतलब क्या होता है। तो चलो देखते हैं। कोलैटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, यानी ये एक ऐसी संपत्ति होती है जो उधार लेने वाले व्यक्ति के पास होती है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, या कोई पशु हो सकते हैं, या फिर किसी बैंक्स के अंदर जमा हुआ पैसे हो सकते हैं। तो कोलैटरल का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति उधार लेने गया है, उसके पास पहले से कोई ना कोई संपत्ति होगी किसी न किसी रूप में। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल बोलते हैं, जो लेंडर के पास क्या करनी पड़ती है? जमा करवानी पड़ती है, ताकि तुम जो है बाद में जब पेमेंट कर दोगे तो वो व्यक्ति तुम्हें जो है वापस दे देगा। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment। और वही बात है, ये एज ए सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवाई जाती है, और अगर कोई व्यक्ति उसे रीपे करने में कामयाब नहीं हो पाता है या फेल हो जाता है, तो लेंडर के पास ये पूरा पूरा राइट होता है कि वो अपना पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए तुम्हारे उस कोलैटरल या उस एसेट को बेच देगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कोलैटरल क्या होते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का सबसे पहला शर्त यही होता है कि अगर तुम्हें उधार लेना है तो तुम्हें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस उधार के ऊपर, और हो सकता है उधार देने वाला व्यक्ति उसके बदले तुमसे कुछ कोलैटरल मांग ले, और अगर तुम बाद में रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारे उस जमा किए गए कोलैटरल को बेच के अपना पैसा ऊपर कर लेगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का दूसरा शर्त है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि कई बार अगर तुम उधार ले रहे हो तो सामने उधार देने वाला व्यक्ति जो है तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, जो तुम्हें देने पड़ेंगे, वरना उसके बदले वो तुम्हें उधार नहीं देगा। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बिफोर लेंडिंग मनी, बैंक्स एंड फॉर्मल लेंडर्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो याद रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन का काम हमेशा फॉर्मल लोग करेंगे, या तो बैंक करेंगे या एक ऐसा लेंडर करेगा जो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज करके रखता हो, तो वही तुमसे जो है डॉक्यूमेंट जरूर मांगेगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे क्या-क्या चीजें लगती हैं? तो रेसिडेंशियल एड्रेस लगते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस का मतलब है कि तुम्हारा घर कहाँ है, उसके एड्रेस के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारे पास, वो लग सकता है। तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड लग सकता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सारा चीज इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स लगते हैं कि तुमने कहाँ-कहाँ काम किया है या फिर तुम एट प्रेजेंट में कहाँ काम कर रहे हो, ये रिकॉर्ड भी तुमसे मांगे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिटर्न्स मांगे जा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि अगर तुमने काफी ज्यादा बड़ा लोन लिया है तो उस टाइम पे तुमसे आईटीआर मांगा जाएगा, ये देखने के लिए कि तुम इस बड़े लोन को पे करने के लिए काबिल हो या नहीं। तो अगर तुमने कभी आईटीआर पे ही नहीं किया है और तुम काफी ज्यादा बड़े लोन की डिमांड कर रहे हो, तो उस केस में वो सामने वाला व्यक्ति जो है तुम्हें डिनाई कर सकता है। तो ये आईटीआर जो है अक्सर बड़े बड़े मांगे गए लोन्स में मांगे जाते हैं। तो सभी को याद रखना, आईटीआर का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये सारे चीज वेरीफाई करते हैं। तो जो भी चीज है, चाहे तुम्हारा पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया, तुम्हारा रेसिडेंशियल एरिया का इंफॉर्मेशन हो गया, या तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हो गया, या आईटीआर हो गया, इन सारी चीजों की मदद से जो लेटर है वो तुम्हें वेरीफाई करता है कि तुम फ्यूचर में उसका लोन चुका पाओगे या नहीं। तो यही था हमारा दूसरा शर्त, कि तुम्हें जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो हम पहुंच गए हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के कंक्लूजन वाले पार्ट पे, जिससे हम समराइज कर लेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स चेक दैट। इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये तीनों चीजें रिक्वायर होती हैं जब भी तुम कोई लोन लेने जा रहे हो। सबसे पहला कि तुम्हें वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, दूसरा तुम्हें कोई चीज कोलैटरल के तौर पे देनी पड़ेगी, और तीसरा तुमसे वो कोई भी डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। तो यही तीन शर्तें तुम्हें याद रखनी है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं। The terms of credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. For example, a loan from a bank will have very different terms of compared to loan from a village. यानी कि तुम उधार कहाँ से ले रहे हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर तुम बैंक से लोन ले रहे हो तो वहां पे जो चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो काफी ज्यादा अलग होगा, और अगर तुम किसी मनी लेंडर, फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन ले रहे हो तो वहां पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो काफी ज्यादा अलग होगा। यूजुअली बैंक्स के केस में इंटरेस्ट लोअर होते हैं, और नॉन फॉर्मल सोर्सेज जैसे कि मनी लेंडर या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के केस में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाइयर होते हैं।
तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। पिछले टॉपिक में मैंने तुम्हें बताया था कि लोन या तो हम बैंक से ले सकते हैं या फिर जो है हम किसी मनी लेंडर, फ्रेंड्स या रिलेटिव से ले सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक हमें समझाएगा कि लोन कोऑपरेटिव से भी लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। A cooperative society is a voluntary association of individuals who pool their resources to achieve common economic goals। यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है, यानी कि इसमें किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। अपने मन से कुछ लोग आकर के एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं और इसके अंदर अपना जो भी सेविंग्स होता है उसको पूल करते हैं, यानी कि जमा करते हैं, ताकि उन मेंबर्स फिर उस जमा किए गए पैसे से जो है वो किसी जरूरतमंद मेंबर की मदद कर पाए। तो कोऑपरेटिव जो है एक ग्रुप ऑफ पीपुल के द्वारा बनाया जाता है, जो किसी भी लोकेलिटी के, किसी भी नेबरहुड के हो सकते हैं, काफी दूर दराज के लोग उसमें नहीं होते हैं। और उसमें अपने मन से वो अपना सेविंग का पैसा जमा करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर किसी मेंबर को उस पैसे की जरूरत हो तो वो उसे इस्तेमाल के लिए दे सके। Beside banks, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative society। यानी कि अभी मैंने तुम्हें जस्ट समझाया कि बैंक से अगर लोन लेते हो तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम होता है, लेकिन अगर तुम कोऑपरेटिव से भी ले रहे हो तो वहां पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही होता है, क्योंकि इसका मकसद रूरल एरियाज में रह रहे लोगों को आगे बढ़ाना होता है, डेवलप करवाना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा लो ही रहता है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल। यानी कि कोऑपरेटिव के भी जो है बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव भी एक तरीके की नहीं होती है। या तो वीवर्स कोऑपरेटिव हो सकती है, या फार्मर्स कोऑपरेटिव हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों का अपना खुद का कोऑपरेटिव्स भी होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो हमारे एनसीईआरटी में एक कोऑपरेटिव का भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलो उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कोऑपरेटिव का नाम है कृषक कोऑपरेटिव, और ये फंक्शन कहाँ कर रही है, एक सोनपुर नाम का गांव है उसी के आसपास में ये फंक्शन कर रही है। इसके अगर मेंबर की बात कर ले तो 2300 फार्मर जो है इसके मेंबर्स है। यानी ये जो कृषक कोऑपरेटिव है इसके अंदर 2300 फार्मर मेंबर्स हैं, और ये एक फार्मर कोऑपरेटिव। पर्पस ऑफ ये डिसाइड कर लेते हैं, तो ये जो है क्रेडिट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को खरीदने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए। तो इसका जो पर्पस है वो बहुत सारा है, मतलब ये खेती बाड़ी के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है, घर बनवाने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है, मछली पालन के लिए भी लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके लिए ये हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। Member deposit their savings into the cooperative. These member deposits serve as the collateral when the cooperative society itself applies for a larger loan। मतलब इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो अपना पैसा जमा करते हैं, और उस जमा किए गए पैसे को किसी दूसरे मदद जिसे चाहिए उसे दे दिया जाता है। लेकिन कई बार अगर बहुत लार्जर अमाउंट चाहिए होता है तो यही जमा किया गया पैसा कोलैटरल के तौर पे काम आता है। कोलैटरल कैसे बनता है, तो इस पैसे को बैंक में जाके जमा किया जाता है और बैंक से एक बड़ा अमाउंट लेकर के आते हैं। तो याद रखना है कोऑपरेटिव दो तरीके से हेल्प करती है। अगर तुम्हें स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा तो मेंबर के जमा किए गए पैसे से ही तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें बड़ा अमाउंट चाहिए होगा तो उस केस में जो जमा किया गया पैसा है उसे बैंक में ऐसे कोलैटरल के रूप में जमा कर दिया जाएगा, और वहां से एक लार्जर अमाउंट ले आया जाएगा ताकि सबका हेल्प अच्छे से किया जा सके। आफ्टर मेंबर्स रीपे देयर लोन्स अ न्यू ऑफ लेंडिंग बिगिंस। जिसका मतलब है कि दूसरा लोन तब तक स्टार्ट नहीं होता है जब तक पहला साइकिल खत्म नहीं हो जाए। यानी मतलब पहला राउंड ऑफ साइकिल अगर चल गया है तो उसके खत्म होने के बाद ही जो है सेकेंड राउंड ऑफ लेंडिंग स्टार्ट की जाती है। तो कोऑपरेटिव कुछ इस तरीके से काम करती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड सब कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अभी तक हमने मनी के बारे में भी पढ़ लिया है और हमने क्रेडिट के बारे में भी पढ़ लिया है। मनी के कितने रूप हो सकते हैं, मनी कैसे काम आती है, क्रेडिट के कितने रूप हो सकते हैं और क्रेडिट हमारे कितने काम आ सकते हैं। लेकिन अब क्रेडिट को भी जो है हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब जहाँ क्रेडिट का जो नियम और कानून होगा वो अच्छे तरीके से जस्टिफाइड होगा, लेकिन इनफॉर्मल में कुछ भी जस्टिफाइड नहीं होता है, वहाँ लेंडर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम चेक करने वाले हैं वो है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया।
The former sector include institutions that are officially recognized and regulated by the government. तो फॉर्मल में तुम्हें याद रखना है वही इंस्टीट्यूशन आती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती हैं और रेगुलेट की जाती हैं। तो इसका मतलब है कि बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, इसे हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में गिनते हैं क्योंकि इसका जो रेगुलेशन है या रिकॉग्निशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ही आएंगी, उसके अलावा और किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल दिया हुआ ही है, कमर्शियल बैंक हो गए जैसे कि एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर ले तो जैसे अभी जस्ट हमने कृषक कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा, तो ये सब हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि मैंने अभी तुम्हें जस्ट समझाया कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करने वाली जो बॉडी होती है वो होती है गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट ये काम डायरेक्टली नहीं करती है बल्कि उसका एक डिपार्टमेंट करता है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलो उसके रोल को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रोल होता है आरबीआई का वो होता है सुपरवाइज करने का। तो आरबीआई क्या काम करती है, ये मॉनिटर करती है वेदर बैंक्स आर मेंटेनिंग द मैंडेटरी मिनिमम कैश बैलेंस टू मीट द विड्रॉल नीड्स। यानी आरबीआई ये चेक करती है कि बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट किया गया है क्या वो सारा पैसा तो लेंडिंग प्रोसेस में नहीं लगाते रही है, वो मिनिमम जो 15% था उसे मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है। इस काम को बैंक्स मॉनिटर करते हैं। तो एक तरीके से बैंक्स और कोऑपरेटिव अंडर कंट्रोल में है आरबीआई के। पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो। दूसरा पॉइंट है पीरियोडिक रिपोर्टिंग। पीरियोडिक रिपोर्टिंग का मतलब है कि बैंक्स मस्ट सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई रिगार्डिंग हाउ मच दे आर लेंडिंग टू whom एंड एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो समय समय पे बैंक से जो है आरबीआई एक रिपोर्ट भी मांगती है कि तुमने कितना लोन दिया है, किसको किसको दिया है और कितने कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया है, जिसका मतलब है कि बैंक इसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। बैंक के ऊपर एक तगड़ा कंट्रोल होता है आरबीआई का। तो दूसरा प्रोसेस है पीरियोडिक रिपोर्टिंग का। और तीसरा है आरबीआई का रूल सोशल जस्टिस का। The RBI ensures that banks do not just lend to the profit-making businesses and traders, but also to the small cultivators. तो बैंक जो है ये आरबीआई जो है जस्टिस देने का भी काम करती है क्योंकि बैंक जो है पैसा कमाने के लालच में हो सकता है सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिच पर्संस को ही लोन दे, लेकिन स्मॉल कल्टीवेटर्स को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले लोगों को नेग्लेक्ट कर दे। लेकिन आरबीआई के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है। आरबीआई ये मेक श्योर करती है कि जिसे भी लोन की जरूरत होगी और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसे लोन डेफिनेटली दिया जाएगा। तो ये था हमारा रूल ऑफ आरबीआई जिसे तुम्हें अच्छे से याद करना है। सबसे पहला रोल है सुपरविजन का, दूसरा है पीरियोडिक रिपोर्टिंग का और तीसरा है सोशल जस्टिस का। तो हमारे एनसीईआरटी में ये ग्राफ भी दिया हुआ है और इस ग्राफ के थ्रू हमें समझाया गया है कि इंडिया में फॉर्मल या इनफॉर्मल क्रेडिट सिचुएशन क्या है। तो इस ग्राफ में तुम देख पा रहे होगे रूरल एरिया का है। सबसे पहले तो एक पेन ऑन करना पड़ेगा इसमें, है ना। चलो, तो ये जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो रूरल इंडिया का है और डेटा जो है 2019 का दिया हुआ है, यानी गांव के एरियाज में लोग कहाँ कहाँ से लोन ले रहे हैं, इसके ऊपर तुमसे इस ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो कमर्शियल बैंक से लोन लेने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो है 51%, यानी 51% लोग जो है कमर्शियल बैंक से ले हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेने वाले जो लोग हैं वो 10% है, यानी 10% लोग जो है कॉमर्शियल से लोन ले रहे हैं। तो अगर इसे टोटल कर दिया जाए तो फॉर्मल से लोग कितना लोन ले रहे हैं, तो बैंक से ले रहे हैं 51% और कोऑपरेटिव से ले रहे हैं 10%। तो टोटल हो जाता है हमारा 61%, यानी गांव के 61% लोग जो है फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट ले रहे हैं। आगे देखते हैं, कुछ अदर फॉर्मल एजेंसीज भी हैं, यानी यहाँ पे अदर फॉर्मल एजेंसीज भी ऐड हो रही हैं। अदर फॉर्मल एजेंसीज से 5% लिया जा रहा है, इसका मतलब अब ये संख्या बढ़ के 66% पे आ गई। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड से जो लोग ले रहे हैं वो 1% है, मनी लेंडर से लेने वाले लोग 23% है, यानी अच्छे खासे लोग अभी भी जो है मनी लेंडर से क्रेडिट ले ही रहे हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात करें तो 7%
और दूसरे इनफॉर्मल एजेंसीज की बात करें तो 3%। तो थोड़ा तो ये डेटा अच्छा है कि चलो 66% लोग जो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से उधार ले रहे हैं, जहां उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना किया जा रहा होगा। लेकिन अभी भी अच्छा खासा एरिया है, यानी कि 44% जो अभी भी लोग हैं उनसे हम नहीं, हाँ, लगभग 34%, सॉरी 34% अभी भी जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोग अभी भी मनी लेंडर से लोन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस ग्राफ को तुम अच्छे से समझ लेना और इसके द्वारा पूछे गए, इससे पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसे अच्छे से आंसर कर देना। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि फॉर्मल सोर्सेस टोटल कितने हैं, और इधर से जो बच गया वो सारा तुम्हारा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। तो फाइनली पिछले टॉपिक में हमने फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया को फिनिश किया। अब बारी है उसके दूसरे पार्ट की, यानी कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। यानी हम देखेंगे कि इनफॉर्मल सोर्स से कौन से लोग लोन ले रहे हैं और वो क्या रोल प्ले करता है। Informal lenders are individuals or groups who provide loans outside the legal framework of the banking system. तो इनफॉर्मल लेंडर्स हम किसे कहते हैं? तो इनफॉर्मल लेंडर हम उसे कह सकते हैं जो उधार तो देते हैं, लेकिन जो फॉर्मल सोर्स का जो रेगुलेशन है, जो रूल है, उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल के, मतलब जो बनाए गए रूल्स हैं और रेगुलेशन है वो लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं और अपनी मन मर्जी पे उधार देते हैं। इस वजह से इन्हें इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। अगर बात करें तो इसके अंदर मनी लेंडर आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये सारे लोग आ सकते हैं। तो ये सारे लोग जो है रूल्स रेगुलेशंस को चेक नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन, अपने मूड के अकॉर्डिंग उधार देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो इस वजह से हम इसे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। तो अब हम थोड़े इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के भी फीचर्स को देख लेते हैं। अगर बात करें सुपरवाइजरी बॉडी की, तो बैंक्स के जैसे या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जैसे यहाँ पे कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है। उधर बैंक के पास आरबीआई था कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है। इस वजह से यहाँ के क्रेडिट एक्टिविटी को कोई भी चेक नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है आर्बिट्ररी इंटरेस्ट रेट, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं वो काफी ज्यादा हाई हो सकते हैं, अजीबोगरीब हो सकते हैं। मतलब lenders can charge whatever interest they choose. Rates are typically much higher, often 3% to 5% पर मंथ और 36 to 60% पर एनम कंपेयर टू द फॉर्मल लोन। यानी कि यहाँ पे लोन का रेट हमेशा हाई होता है। मंथ की बात करें तो 3 to 6% जाते हैं, और एनुअली बात की जाए तो 50 to 60%, मतलब जितना उन्होंने लोन दिया है उससे आधा से ज्यादा तो वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। तीसरा अनफेयर रिकवरी मेथड, यानी कि जब उस लोन को रिकवर करने का टाइम आता है तो वहां पे भी जो है उनके द्वारा जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। देयर इज अ नो लीगल चेक टू स्टॉप लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग फिजिकल फोर्स अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। मतलब वहां पे कई बार जो है फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ गुंडे बुला लिए जाते हैं, रास्ते चलते तुम्हें हैरेस किया जा सकता है या टाइम टू टाइम तुम्हें डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इस्तेमाल करके तुमसे मनी रीपे लिया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं होता है और अक्सर गांव वाले इसमें फंस जाते हैं। इसी वजह से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को अच्छा नहीं माना गया है। इसका नेक्स्ट फीचर है हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है कि जो बोरोवर्स होते हैं वो इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर लेते हैं कि उनका जो भी इनकम उनके पास आता है उस इनकम का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है लोन को ही पे करने में चला जाता है। मतलब अगर किसी की कमाई 50,000 है, या सॉरी 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गए, किसी की मंथली इनकम 10,000 है, तो वो 6 से 7 हजार जो है लोन पे करने में ही लगा देते हैं। 3 हजार में उनका गुजारा कैसे होगा ये तुम ही मुझे समझाओ। तो वही बात है कि इसमें हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनकम, जो कि पहले वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग में चले जाओगे तो तुम्हारे इनकम ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि तुम कमा जरूर 10,000 रहे हो लेकिन एक्चुअल कमाई तो तुम्हारे पास 3 ही हजार बचती है, क्योंकि 7,000 तो तुम्हारा लोन रीपे करने में चला जा रहा है। तो इनकम जो है वहां पे रिड्यूस हो जा रही। और लास्ट है डेट ट्रैप, यानी कि इस तरीके से जो है तुम्हारा इनकम जब कम हो जाएगा लेकिन तुम्हारी जरूरतें कम नहीं होंगी, और जरूरतें कम नहीं होंगी तो उसके बदले तुम एक और उधार मांगना शुरू कर दोगे। एक को पे करने के लिए दूसरा उधार, दूसरे को पे करने के लिए तीसरा उधार, और इस तरीके से जब ये साइकिल रिपीट होता रहेगा तो तुम डेट ट्रैप में, यानी कर्ज के जाल में फंस जाओगे। तो इसी को हम कहते हैं डेट ट्रैप।
तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लीड्स टू डेब्ट ट्रैप. In certain cases, the high interest rate can make the amount to be repaid can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This lead to the increasing debt. तो वही बात है कि कई बार इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि जो इनकम है उससे भी सरपास कर जाता है और उसे पे करने के लिए एक व्यक्ति को बार बार लोन लेने पड़ते हैं और उस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है. तो आई होप तुम्हें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. और ये टॉपिक भी तो पिछले दोनों टॉपिक पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लेने चाहिए, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेने के क्या क्या नुकसान होते हैं उसे हमने अभी जस्ट पढ़ा है. तो इसीलिए वो टॉपिक जो है हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्यों बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा उधार देने चाहिए. और अक्सर ये टॉपिक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें याद रखना है कि क्यों बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा उधार देना चाहिए. चलो देखते हैं. दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मेनी पीपल कुड देन बोरो चीपली. क्योंकि जब बैंक और कोऑपरेटिव उधार ज्यादा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होगा, जिसके वजह से लोगों का इनकम इनहैंस होगा और इनहैंस होने की वजह से उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा, पहले से बेटर होगा और जो भी काम वो परस्यू करना चाहते हैं वो उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे. तो इस वजह से बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा उधार देने की जरूरत है. दूसरे पॉइंट में दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेसेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. फिर उनके मन में कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि उन्हें पता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो क्रॉप्स उगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं. दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स. अब उन्हें फिर से पता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा छलांग भी मार सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस या एक बड़ा इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं या कोई ट्रेड सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो याद रखना है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा जो लोन्स ऑफर किए जाएंगे उससे सिर्फ किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल डेवलपमेंट की वजह से पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा और सारे लोग जो है सही तरीके से रह पाएंगे. तो चौथा फैक्टर तो खुद बन जाता है कि अगर ये तीनों प्रोसेस से सारे लोग डेवलप कर जाएंगे तो कंट्री भी डेवलप करेगी. तो इसी वजह से बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा लोन्स ऑफर करने चाहिए. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर. अच्छा ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि अगर सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाता है उससे सिर्फ किसी इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरे के पूरे कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है. तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि क्यों बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा लोन देने चाहिए. तो हमारे पास एक और ग्राफ आ गया है एनसीईआरटी से, चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले इसमें भी हमें एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ठीक है. तो ये ग्राफ 2 जो है वो इंडिकेट कर रहा है उन सारे लोन्स की तरफ जो अर्बन हाउस होल्ड के द्वारा लिए गए हैं. और अर्बन हाउस होल्ड ने कहाँ से लिया है, फॉर्मल से लिया है या फिर इनफॉर्मल से लिया है, ये हम चेक करें. ठीक है, तो ब्लू कलर जो है वो दिखा रहा है कि हमने फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है और ऑरेंज कलर जो हमें दिखा रहा है वो समझा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लिया. तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये अर्बन एरियाज की बात कर रहा है यानी शहरी क्षेत्र की बात कर रहा है. और हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं वो या तो फॉर्मल से ले रहे हैं या फिर इनफॉर्मल से ले. तो शहर में रहने वाले जो पुअर हाउस होल्ड है, जो गरीब घर के लोग हैं, देखते हैं उनका परसेंटेज क्या है. तो गरीब घर के लोग यानी अभी भी 54% लोग जो है इनफॉर्मल से ही ले रहे हैं और बाकी के लोग जो है फॉर्मल से ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, मतलब वहां पे कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है, तो देखते हैं वो लोग लोन कहाँ से ले रहे हैं. तो वहां पे जो है ज्यादातर लोग जो है फॉर्मल सोर्स से ले रहे हैं 62% और 38% लोग जो है वहां पे इनफॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड, मतलब वैसे घर जो ठीक ठाक कंडीशन में अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं. तो वहां पे कंडीशन और सुधर गई है, 73% लोग जो है फॉर्मल से और 27% लोग जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं. और उसके बाद हम उन लोगों की बात करते हैं रिच हाउस होल्ड की. रिच हाउस होल्ड को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम लोग वहां पे 83% लोग वहां पे फॉर्मल से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं. इनके लिए तो स्पेशली बैंक्स में चेयर लगाए जाते होंगे, कॉफीज और टी डिश
ऑर्डर की जाती है कि आइए सर आपके लिए लोन रेडी है, ठीक है। और बाकी वहां पे भी कुछ लोग हैं अभी भी मंदबुद्धि 17% जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ले रहे हैं। मंदबुद्धि नहीं बोल सकते, मे भी हो सकता है उनके रिलेटिव्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, ठीक है। तो ये था हमारा अर्बन एरिया का डेटा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इसके टेक्स्ट को भी देख लेते हैं। तो 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउसहोल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, ठीक है। तो पुअर हाउसहोल्ड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 85% लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ले रहे हैं। ओनली 15% ही है जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ले पा रहे हैं। फिर क्या रहा, 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज व्हाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। लेकिन हाँ, रिच की बात की जा रही है, यानी रिच हाउसहोल्ड का केस उल्टा है। वहां पे 10% लोग ही इनफॉर्मल से ले रहे हैं और 90% लोग जो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहे हैं। तो द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो रूरल हाउस होल्ड है या जो गरीब घर के लोग हैं वो अभी भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से उधार नहीं ले रहे हैं। तो उसके भी कारण पूछे जा सकते हैं कि क्यों रूरल एरिया या गरीब लोग जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से उधार नहीं ले रहे। तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि जैसे वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर जो मनी लेंडर होते हैं या रिलेटिव होते हैं उनसे पर्सनली उनका रिलेशन अच्छा होता है, इस वजह से। दूसरा हो सकता है बैंक्स के कामकाज उन्हें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते हैं, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से नहीं लेते हैं। तीसरा, बहुत सारे रूरल एरिया में बैंक्स ही नहीं होते हैं, तो इसके वजह से जो है वो मजबूर हो जाते हैं और उन्हें इनफॉर्मल से लेना पड़ता है। और चौथा एक फैक्टर है कि इनफॉर्मल में मनी लेंडर से पहला लोन पे किए बगैर वो एक दूसरा लोन ले पाते हैं। तो इस वजह से जो है ये सारे लोग अभी भी इनफॉर्मल पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों अभी भी ये लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहे हैं। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारे एनसीईआरटी में दो सजेशंस दिए हुए हैं, उन दोनों सजेशंस को भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी पहला वाला सजेशंस हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द क्रेडिट नीड, यानी कि गांव वाले एरिया में जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है वो अभी भी सारे गांव वाले के नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, आधा ही पूरा कर पा रहा है। आधे गांव वाले अभी भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहे हैं। और क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहे हैं तो उसके वजह से जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो इनकम है वो बहुत थोड़ा ही इनहेंस हो पा रहा है या बिल्कुल भी इनहेंस नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से बैंक्स को और कोऑपरेटिव्स को जरूरत है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ऑफर करे, अवेयरनेस फैलाए, ताकि जो बाकी के आधे बचे हुए लोग हैं वो भी उनसे लोन लेना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहला सजेशन पीछे का टॉपिक हमें यही बताना है। इसका दूसरा सजेशन कहता है कि while former sector loans need to be expand, it is also necessary that everyone receives these loan, है ना। वो दूसरा सजेशन कह रहा है कि फॉर्मल सेक्टर के लोन को सिर्फ एक्सपेंड करने से काम नहीं चलेगा, एक्सपेंड करने के साथ ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब लोग को लोन मिल रहा है। सिर्फ एक्सपेंड करने से क्या होता है ना, बैंक खोल दिए जाएंगे लेकिन लोग बैंक जाएंगे ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। तो इस वजह से सिर्फ एक्सपेंड करने का जरूरत नहीं है, ये भी मेक श्योर करना है कि लोग उनके पास आए और लोन ले, जिसके लिए उन्हें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। तो एट प्रेजेंट इट इज रिचर हाउसहोल्ड्स हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। तो मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया कि रिच लोगों को सब कुछ समझ में आता है तो वो लोग चले जाते हैं, लेकिन पुअर को काम काज समझ में नहीं आता है और भी बहुत सारे कारण मैंने बताए, तो इस वजह से वो नहीं जा रहे। तो इसे भी ठीक करने की जरूरत है। तो फाइनली इतनी दूर तक पढ़ते पढ़ते हम अपने चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए हैं, जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने नाम को ही जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पे लोग जो है खुद की मदद जो है खुद से करने वाले हैं। तो चलो समझते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें एक सवाल के साथ छोड़ा गया है कि क्यों अभी भी पुअर हाउस होल्ड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट है। तो ये टॉपिक्स मैंने अभी जस्ट पीछे बताई थी, लेकिन इसे एक बार और डिटेल्ड मैनर में समझ लेते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। तो वही बोला कि बैंक रूरल एरिया में हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो उनका काम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो कस्टमर्स को इतना ज्यादा डरा देते हैं, इतना ज्यादा पैनिक फील करवा देते हैं कि लोग वहां जाना ही पसंद नहीं करते हैं।
तो इस वजह से लोग वो कहाँ चले जाते हैं, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास चले जाते हैं। दूसरा, एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हिच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक जो है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट कोलैटरल लोन जल्दी नहीं देता है, और लोगों के पास कोलैटरल की कमी होती है, तो इस वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं और उन्हें लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज में जाना पड़ता है। थर्ड है, इनफॉर्मल लेंडर्स नो द बॉरोवर पर्सनली। मैंने तुम्हें जस्ट समझाया कि जो वो है मनी लेंडर को पर्सनली जानते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स को पर्सनली जानते हैं, और कई बार क्या होता है, पहला लोन पे किए बगैर ही वो दूसरा और तीसरा लोन ले लेते हैं, जिसमें और ज्यादा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उनको लगता है कि ये काम आसान है, बट एक्चुअली ये उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो ये 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से पुअर हाउसहोल्ड आज भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से उधार ले रहे हैं। इन रिसेंट ईयर पीपुल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। तो ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि या तो हमारे पास फॉर्मल सोर्सेज होते हैं या फिर हमारे पास इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। तो फॉर्मल सोर्सेज में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर होता है, लेकिन सही तरीके से अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग इनफॉर्मल में चले जाते हैं। तो अब ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है खुद की मदद खुद से करने का, और उसी तरीके का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम एसएचजीज भी बोलते हैं। तो चलो इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली में होते क्या। तो एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, और वो ज्यादा दूर दराज के नहीं होते हैं, एक ही नेबरहुड के होते हैं, आसपास के रहने वाले होते हैं, और जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे मिलते हैं और कुछ पैसे को सेव करते हैं। याद रखना है, कितने मेंबर्स होंगे, 15 से 20 मेंबर होते हैं। इनका जो सेविंग है हर मेंबर पे वेरी करता है, मतलब सारे मेंबर के लिए एक जैसा अमाउंट नहीं होता है। जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के हिसाब से वो व्यक्ति सेव करता है, यानी कि 25 से 100 रुपए के आसपास में वो लोग पैसों को क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है। तीसरा, मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दीज लोन बट इट इज वेरी लेस। फिर उसके बाद जब ये पैसे जमे हो जाते हैं, तो मेंबर जो है इसमें से लोन उठा लेते हैं, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो काफी ज्यादा लो होता है, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है, ना कि बर्बाद करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा लो होगा। After a year or two, if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing the loan from bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunity. फिर अगर ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू अच्छे तरीके से अगर चलता जाता है, तो बैंक्स भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद बैंक्स भी इसे एक हायर अमाउंट ऑफ लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये लोन किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से दिया जाता है, ताकि वो लोग जो है अपना इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सके। और सबसे खास बात, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ज्यादातर वुमेन्स के द्वारा चलाया जाता है, और वुमेन्स को ही अपलिफ्ट करने का काम करता है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा हेल्पफुल अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी के लिए है तो वो वुमेन्स के लिए है। चलो, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। द ग्रुप डिसाइड एज रिगार्ड द लोन्स टू बी ग्रांटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप के अंदर जो भी काम होना है, किसे कितना लोन देना है, कब वापस लेना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सब कुछ जो है ग्रुप के मेंबर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और अगर कोई मेंबर बाद में पैसा लेके भाग जाए या लोन देने से मना कर दे, तो उसके साथ बहुत सीरियसली डील किया जाता है, और उसके बाद और भी स्ट्रिक्ट नियम बना दिए जाते हैं, ताकि अगला व्यक्ति जो है फिर से ऐसी हरकतें नहीं करे। तो ये चीज भी तुम्हें याद रखनी है। ऑल्सो इट इज द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। वही मैंने अभी जस्ट समझाया कि बिना दिए तुम नहीं जा सकते हो, बहुत सीरियसली तुम्हारे साथ डील किया जाएगा। Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in self-help group, even though they have no collateral. और क्योंकि ज्यादातर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के द्वारा चलाई जाती हैं, और यूजुअली वुमेन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, और रेगुलर सेविंग्स भी दिखा पा रही है, तो बैंक भी जो है बिना कोलैटरल के लिए उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि एक भरोसा बन जाता है कि हाँ, ये औरतें रेगुलर सेविंग कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये लोन को चुका देंगे, क्योंकि वो औरतें जो काम कर रही होती हैं वो काफी ज्यादा जेन्युइन होता है, और हाँ, सचमुच उससे एक अच्छा इनकम जनरेट हो रहा होता है, साथ ही साथ आसपास की सोसाइटी भी डेवलप हो रही होती है। तो इसीलिए बिना कोलैटरल के भी बैंक उनको लोन देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो आई होप तुम्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आ गया होगा, और उसके फीचर्स भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब इस स्लाइड में हम थोड़े से सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंस हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प
borrowers overcome the problem of lack of collateral। तो अब तक हमें दिक्कत थी कि इन्फॉर्मर के पास इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे पास फॉर्मल में देने के लिए कोलैटरल नहीं होते थे। तो इस प्रॉब्लम का निपटारा करने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के रेगुलर सेविंग्स दिखाते हैं तो हम बैंक्स का भरोसा जीत लेते हैं और बैंक्स विदाउट कोलैटरल पैसा देने के लिए रेडी हो जाती है। दे गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब क्योंकि हम उनको बैंक से लोन मिल रहा है तो उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है, एक अच्छा टाइम मिल जाता है रिपेमेंट के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा कम रहते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। यानी कि गांव के जो पुअर होते हैं उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है। मतलब कि एक व्यक्ति को ऊंचाई पे जाने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप वही सीढ़ियों के स्टेयर्स की तरह काम कर रहा है, जिसके ऊपर चल के एक व्यक्ति अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर पाता है और सोसाइटी में और भी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाता है। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss। तो याद रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग रेगुलरली अपने बिजनेस के लिए या वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए, सॉरी, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन जो है अपने काम को डिस्कस करने के लिए तो आती ही है ना, उनका काम तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन उनको एक और सोशल प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है कि काम के अलावा भी जो सोशल इश्यूज हैं उस टॉपिक पे भी वो डिस्कस कर पाती है और कई बार उसके ऊपर भी काम करती है। तो याद रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ बिजनेस बनाने में काम नहीं कर रहा है बल्कि सोशल इश्यूज को भी सॉल्व करवाने का काम कर रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ वुमेन। तो फाइनली हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो खत्म कर लिया, लेकिन हमारा एक आखिरी कंसेप्ट बाकी रह गया है जिसका नाम है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो उसे भी क्यों छोड़ना है, चलो उसे भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट। तो जो ग्रामीण बैंक्स है बांग्लादेश में बनाया गया था, ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल इनिशिएटिव है गांव के गरीब लोगों तक पहुंचने का और उनको उधार देने का एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब गांव के लोगों को हर कोई लूट के चला जाता था, लेकिन ये जो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है वो उन तक पहुंचा और उनको जो है एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देके उनके लाइफ को बेटर करने में हेल्प किया। स्टार्टेड इन द 1970s। याद रखना है ग्रामीण बैंक का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 1970s था। एक स्मॉल प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, मतलब स्टार्टिंग में एज ए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। सिर्फ जो है इसके अंदर कुछ ही मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन 2018 आते आते मेंबर्स की संख्या बढ़ के 81,600 हो गई। मतलब शुरुआत में काफी ज्यादा कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ती गई मेंबर्स की संख्या भी जो है बढ़ती गई और बढ़ के 81,600 तक, सॉरी, बढ़ के 9 मिलियन तक पहुंच गई है और 81,600 विलेजेस तक चली गई है। इसे एक बार रिकरेक्ट कर लेंगे हम लोग कि ग्रामीण बैंक जो है इसमें स्टार्टिंग में बहुत कम लोग हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ जो है 9 मिलियन मेंबर्स हो गए, जो कि लगभग 81,600 विलेजेस तक पहुंचे थे। नेक्स्ट, almost all of the borrowers are women and belong to the poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrower, but they can start, है ना। तो इसके अंदर मैक्सिमम बोरोवर्स अगर है तो वो विमेन है, और ये इस बात को प्रूफ करती हैं कि वुमेन सिर्फ एक रिलायबल बोरोवर ही नहीं है बल्कि वो काबिलियत रखती हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने में और उसको आगे बढ़ाने में भी। तो वुमेन को यहाँ पे जो है एम्पावरमेंट देने का भी काम कर रहा है ये ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट। इससे कुछ चीजें याद रखनी है। 1970s में ये स्टार्ट हुआ था, बाद में इसकी जनसंख्या, इसमें जो मेंबर्स की संख्या है वो 9 मिलियंस तक पहुंच गई है और 81,600 विलेजेस तक पहुंच गई है। मोस्ट ऑफ द मेंबर इसमें कौन है, वुमेन। अब इसका क्रेडिट हम किसे देंगे, किसने बनाया है ग्रामीण बैंक? तो इसका क्रेडिट अगर हमें देना है तो हम देंगे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। याद रखना है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ही जो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की स्थापना की थी और इसी वजह से जो है 2006 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन द कैटेगरी ऑफ पीस, है ना। तो शांति के लिए, समाज में शांति फैलाने के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है 2006 में। तो आई होप ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली एक एक करके हमने इस चैप्टर को पूरे तरीके से पढ़ ही लिया है और मुझे एक अंदाजा हो गया है और मैं ये होप करता हूँ कि तुमने भी इस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हमने स्टार्ट से पढ़ा कि मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है और इसके कितने कितने रूप होते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी होती है और उसके बाद अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी भी होती है, और क्यों मनी को ही हम ट्रांजैक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्रेडिट के बारे में भी पढ़ा, उसके टर्म्स के बारे में पढ़े, उसके रोल्स के बारे में पढ़ा और उसके सोर्सेस के बारे में पढ़े। तो आई होप अब तक ये पूरा चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई दमदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और स्मार्ट बनो।